नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। कौन सी दिशा अपनाएगी ये तो फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव बताएंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि 15 जनवरी तक विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होंगी। हालांकि कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस पिछले 15 सालों में जितना नीचे जा चुकी है उससे अब और नीचे जाने की उम्मीद नहीं है और उसके फिर से उठ के खड़े होने की भी कोई उम्मीद नहीं। इसलिए मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच होगा। भ्रष्टाचार से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल का पहली बार मुकाबला करेगी बीजेपी। अब दिल्ली की राजनीति में कई मिथक हैं। क्या इस चुनाव में ये सब टूटेंगे? भारतीय जनता पार्टी को लेकर खास तौर से, और आम आदमी पार्टी ने जो नए मिथक गढ़े हैं उनके बारे में क्या होगा, एक एक करके बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ 1993 1993 में। उससे पहले ये मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी और इसका चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर होता था। जनसंघ के समय विजय कुमार मल्होत्रा सीईसी रह चुके थे, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर रह चुके थे। उन दिनों जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी सभाएं होती थीं और रैलियां होती थीं तो जनसंघ के लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी की नाक के नीचे हम शासन करते हैं दिल्ली शहर में, राजधानी में। तब से लेकर लंबा समय गुजरा। भारतीय जनता पार्टी 1993 में विधानसभा जब बनी तो पहली विधानसभा में पहली बार भाजपा की ही सरकार बनी। और भाजपा की सरकार बनने का जो कारण उस समय लग रहा था कि पता नहीं सही है गलत है, बाद में सही साबित हुआ। भाजपा की सरकार बनने का कारण था उस समय जनता दल का तीसरी शक्ति के रूप में मौजूद होना। जनता दल ने झुग्गी झोपड़ी के वोट और मुस्लिम वोट दोनों कांग्रेस के काटे। उसकी वजह से कांग्रेस नीचे गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन 1998 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें प्याज के दाम पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई और उसके बाद से फिर सत्ता में नहीं आ पाई आज तक। उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही कांग्रेस की। अब दिल्ली का ये आप दुर्भाग्य कहिए, भाग्य कहिए, जो भी कहना चाहें, शीला दीक्षित दिल्ली की रहने वाली नहीं थी। वो सिख समाज से आती थी, लेकिन उनकी शादी हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मतलब कांग्रेस के कद्दावर नेता उमाशंकर दीक्षित के बेटे से उनकी शादी हुई थी जो आईएएस अधिकारी थे। बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया। उसके बाद राजीव गांधी के समय वो राजनीति में आई और लोकसभा सदस्य बनी और राजीव गांधी के पीएमओ में मंत्री भी बनी और फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तो 15 साल तक लगातार बनी रही। उनकी सरकार गई भ्रष्टाचार के आरोपों में, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों का सबसे बड़ा बोझ था मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार का। यानी उस समय की केंद्र सरकार के जो भ्रष्टाचार के और घोटाले के मामले थे, उनका सबसे ज़्यादा असर पड़ा शीला दीक्षित की सरकार पर। हालांकि उनकी सरकार पर CWG घोटाले का भी आरोप लगा, उसमें काफ़ी कुछ सही भी पाया गया, लेकिन उसमें उनकी कितनी भूमिका थी और केंद्र सरकार की कितनी भूमिका थी ये बताना मुश्किल है। लेकिन कुछ भी हो, नतीजा ये हुआ कि वो सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता से बाहर हो गई तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अपनी 15 साल की मुख्यमंत्री को अगले चुनाव में यानी 2015 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी उनका इस्तेमाल नहीं किया। और शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल में दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का और दूसरे डेवलपमेंट के जितने काम हुए उतने पहले कभी नहीं हुए थे और पिछले 10 सालों में भी नहीं हुए। बल्कि पिछले 10 सालों में तो कोई काम नहीं हुआ, काम की बातें बहुत हुई। तो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के घोड़े पर सवार होकर आए थे, अन्ना आंदोलन की हवा पर सवार होकर आए थे और देश के सबसे ईमानदार नेता की छवि लेकर आए थे। आज अरविंद केजरीवाल देश के सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए नेता हैं। दिल्ली का शराब घोटाला उनके गले का सबसे बड़ा पत्थर है और उसके अलावा घोटाला एक नहीं, कम से कम 8-9 घोटाले हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके पास उपलब्धि के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है। मुफ्त बिजली और पानी की बात है, उसमें भी तमाम तरह
की विसंगतियां सामने आ रही हैं, झूठ सामने आ रहा है और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में उनकी इस योजना का बड़ा हाथ है। हजारों करोड़ रुपया दिल्ली की जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनका बकाया है। क्यों बकाया है? क्योंकि सरकार ये जो सब्सिडाइज बिजली दे रही है उसका पैसा नहीं दे पा रही है। इसकी बात अरविंद केजरीवाल कभी नहीं करते। उसके अलावा उन्होंने 2 मॉडल दुनिया भर में बताने की कोशिश की कि एक शिक्षा का नया मॉडल मैंने पेश किया, दूसरा स्वास्थ्य का। दोनों फर्जी निकले, दोनों में घोटाले पर घोटाले निकले। लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि दिल्ली में बनी रही उनके जेल जाने से पहले तक। उसके बाद हालांकि लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें 2014 में भी सफलता नहीं मिली थी जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, और 2019 में भी नहीं मिली और 2024 में भी नहीं मिली। एक भी सीट दिल्ली की वो लोकसभा की नहीं जीत पाए। तो दिल्ली वासियों ने ये कह दिया कि भैया तुम राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहो, तुमको हम राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से या राष्ट्रीय नेता की दृष्टि से नहीं देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की राजनीति के ही संदर्भ में देखते हैं। अब सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल का वो जादू या उनका वो आभा मंडल बना हुआ था अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलने के बाद, वो अभी तक बना हुआ है भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद? इसकी परीक्षा होगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। और अरविंद केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं तब से इससे ज़्यादा कमज़ोर विकेट पर कभी नहीं दिखाई दिए। उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। 13 में उनकी पार्टी सत्ता में आई, भले ही 4 महीने के लिए आई, और उसके बाद 2015 में आई। तब से वही लगातार मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री उनके अलावा कोई बनने की बात भी नहीं कर सकता था उनकी पार्टी में। लेकिन जेल जाने के बाद भी हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा नहीं है, कहा कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन कानून और संविधान के मुताबिक ऐसा हो नहीं पाया। कानून में या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है किसी आरोप में तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तय कर दिया कि वो जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते, इस्तीफा दे न दे ये उनके विवेक पर निर्भर है। तो सरकार चलना ही बंद हो गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े रहे और लोकसभा चुनाव में उन्होंने यही प्रचार किया कि अगर मुझे 7 सीटें जिता दोगे, मतलब गठबंधन था कांग्रेस के साथ, 4 पर वो लड़ रहे थे, 3 पर कांग्रेस, कहा कि सभी सीटें जिता देंगे आप तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो दिल्ली वालों ने क्या कहा? एक भी सीट नहीं देंगे, जेल जाना है चले जाओ। तो जेल जाने से रोकने का उन्होंने जो विक्टिम कार्ड खेलना चाहा तो दिल्ली की जनता पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसी से ये संकेत मिलता है कि उनका वो आभा मंडल चकनाचूर हो चुका है। उसकी असली परीक्षा तो विधानसभा चुनाव में ही होगी, क्योंकि उनकी जो भी ताकत है वो राज्य की राजनीति की है, दिल्ली की भी और पंजाब की भी। तो दिल्ली में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस पार्टी उठ नहीं पाई है इन 12 सालों में। 2013 में जो सत्ता से बाहर हुई तो उसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में उसका एक भी उम्मीदवार विधायक नहीं बन पाया। यह है कांग्रेस की स्थिति। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, उनको समझ में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करें कि न करें। हाँ ना करते करते लोकसभा चुनाव में किया, फिर भी कोई स्थिति में अंतर नहीं आया। इस बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बात पर भरोसा मत कीजिए। आखिरी समय पर वो कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस भी। राहुल गांधी, ये कहा जा रहा है कि चाहते हैं कि समझौता होगा कि नहीं किसी को मालूम नहीं है। ये चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, साथ लड़ें अलग लड़ें, एक बात तो तय है कि मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को ही मिलना है। किसी एक आध कंस्टिट्यूंसी में कहीं पर अगर अलग लड़ती है कांग्रेस, काट ले वोट, अलग बात है। लेकिन इसलिए एक होने का कोई फायदा जो है कम से कम मुस्लिम वोटों के लिहाज से आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, कोई तीसरी पार्टी, जो एक मिथक बना हुआ है कि बीजेपी तभी जीतेगी जब कोई तीसरी पार्टी होगी जो इस कंटेस्ट को ट्रायंगुलर बना दे, तभी बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि उसका एक फिक्स वोट परसेंटेज है, उससे ऊपर वो नहीं जाती। तो जब
ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो जाता है तो कम परसेंटेज पर भी जीतने की संभावना बढ़ जाती है, जो 1993 में हुआ था। उसके बाद से ये स्थिति नहीं आई कभी। दूसरी समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास ये है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल के आने के बाद और उससे पहले शीला दीक्षित के रहते हुए, जब साहब सिंह वर्मा का निधन हो गया रोड एक्सीडेंट में, उसके बाद सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी कुछ महीने के लिए 1998 में और बीजेपी चुनाव हार गई। उसके बाद से बीजेपी के पास दिल्ली का कोई नेता बचा नहीं है। आज भी दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व विहीन है, तो उसकी एक कमजोरी ये है। लेकिन मेरा मानना है कि इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जिस तरह की राजनीति हो गई है पिछले 2-3 दशकों में, उसमें लोग जानना चाहते हैं कि अगर राज्य का चुनाव है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या दावेदार कौन होगा। तो स्थानीय नेतृत्व यानी राज्य का नेतृत्व अगर नहीं है तो फिर पार्टी को चुनाव जीतने में मुश्किल होती है। हालांकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां स्थानीय नेतृत्व न होने के बावजूद पार्टी को जीत हासिल हुई है। उसमें उत्तर प्रदेश से लेकर 17 में जो चुनाव हुआ वहाँ से लेकर त्रिपुरा तक चले जाइए, आपको यही दिखाई देगा। और दूसरा फायदा क्या है कोई नेता न होने से, कि उसका कोई बैगेज नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, क्लीन स्लेट के साथ आएगा अगर कोई नया नेता आता है। अब यहीं पर पेच फंसा हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किसी नए नेतृत्व को मौका देने का जोखिम उठाने के लिए तैयार है? आमतौर पर होता यह है कि किसी को मौका देते हैं, आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके विरोधी उसकी काट में लग जाते हैं। पार्टी में एक वर्ग ऐसा हो ही जाता है जो पूरे मन से काम नहीं करता है, ये एक जोखिम होता है। दूसरा, नेता सामने होने पर कार्यकर्ता जो है ज़्यादा उत्साह से जुटता है। अब ये संतुलन बिठाना है भारतीय जनता पार्टी को। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे किसी को प्रोजेक्ट करना तो कौन हो सकता है? तो अभी जितने नेता हैं उनमें सिर्फ एक ही नाम उभर कर आता है, वो है नई दिल्ली लोकसभा की सदस्य बांसुरी स्वराज का। वो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, तो एक पॉलिटिकल लेगेसी है उनके साथ। वकील हैं, अच्छी वक्ता हैं, आर्टिकुलेट हैं, अपनी बात को सही ढंग से कहना जानती हैं और मुद्दों को उठाना जानती हैं। तो क्लैरिटी है, पढ़ाई है, बाहर से ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई हैं, तो शिक्षा के मामले में भी जो है वो किसी से कम नहीं है। और दिल्ली की राजनीति को बड़े करीब से देखा है और दिल्ली में ही वो प्रैक्टिस कर रही हैं कानून की, तो इसलिए भी दिल्ली के बारे में उनकी जानकारी अच्छी है और भविष्य की नेता के रूप में नज़र आती है। सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका महिला होना। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कोई किसी राज्य में महिला नेता नहीं है जिसको वो मुख्यमंत्री बना सकें। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में थी, लेकिन उनसे पार्टी ने एक तरह से कहिए कम से कम नेतृत्व के मामले में किनारा कर लिया है। तो क्या बांसुरी स्वराज को पार्टी हाईकमान मौका देगा? ये हो सकता है वो न जीते, हो सकता है उनको नेतृत्व देने के बावजूद पार्टी सत्ता में न आए, लेकिन भविष्य के लिए लीडरशिप तैयार करने का कार्यक्रम या उसकी आधारशिला जरूर तैयार हो जाएगी। अगर वो जीत जाती हैं तो ये पार्टी के लिए बोनस की तरह होगा। और जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है दिल्ली में इस समय, लोग अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार से एक वर्ग है जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, एक वर्ग है जो असंतुष्ट है। निर्भर करता है इसी असंतुष्ट वर्ग पर जिसको रेवड़ी बांटी है अरविंद केजरीवाल ने। 10 साल की सरकार के बाद उनके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो केवल इस समय वादे कर रहे हैं। हर थोड़े दिन पर एक नया वादा करते हैं और उनको लगता है कि ये उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा, उनके लिए मास्टर कार्ड साबित होगा, लेकिन ऐसा चुनाव में होता नहीं है। कई बार ऐसी घोषणाओं से चुनाव जीतने पर लगता है कि इसी घोषणा के कारण जीत गए, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं कि ऐसी घोषणाएं करने के बाद भी पार्टी चुनाव हार गई। तो ये कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है कि आप कुछ जो है लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करेंगे उसके कारण चुनाव जीत जाएंगे। सवाल ये होता है कि वो घोषणा कौन कर रहा है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, और ख़ास तौर से जो सत्ता में होता है वो जब वादा करता है तो उस पर लोगों का भरोसा कम होता है, क्योंकि लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि आपको तो मौका दिया था, आप सत्ता में थे, तब ये क्यों नहीं किया।
तो जो विपक्ष में होता है उसकी ऐसी घोषणाओं पर कई बार लोग भरोसा कर लेते हैं। सवाल यह है कि जो वादा कर रहा है विपक्ष की ओर से भी, उस नेता की विश्वसनीयता या उस पार्टी की विश्वसनीयता मतदाता के मन में कितनी है। तो कुल मामला आकर टिकता है विश्वसनीयता पर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मतदाताओं की नज़र में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। उनकी जीत हार के बीच में सिर्फ झुग्गी झोपड़ी का वोट खड़ा है। अगर झुग्गी झोपड़ी में जो मतदाता हैं उनमें से वोट कटता है अरविंद केजरीवाल का, तो आप शर्तिया मानिए अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर जा रहे हैं। वैसे अभी जितने संकेत हैं, चूँकि झुग्गी झोपड़ी के लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं तो इसलिए उनके बारे में, उनकी राय के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उनके शुरुआती दौर में सबसे बड़े समर्थक, बल्कि कहें वोकल समर्थक, मिडिल क्लास के लोग थे। आज मिडिल क्लास उनसे जितना नाराज़ है शायद ही कोई होगा। उनकी पार्टी का जब गठन हुआ था तब जो नेता थे, जो अच्छी छवि वाले नेता थे, एक एक करके सब बाहर चले गए। उनके कई मंत्री और कई नेता जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और अरविंद केजरीवाल खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं और जमानत पर हैं। वो बरी नहीं हुए हैं, याद रखिए। उनको फिर से जेल जाना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ेगा, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं जिस पर जिस तरह की टिप्पणियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हैं, कोई दूसरा होता तो उसके लिए चुनाव लड़ना भी मुश्किल होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल की खाल इस मामले में बड़ी मोटी है। उन पर इन बातों का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वो आज भी इतने घोटालों में घिरे होने के बावजूद अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले कुछ महीने से उन्होंने एक बार भी ये शब्द नहीं कहा है मैं कट्टर ईमानदार हूँ। तो उनकी कट्टर ईमानदारी का जो आवरण था वो उतर चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरा मानना है कि 1998 के बाद से सबसे अच्छा अवसर है सत्ता में आने का। क्या भाजपा आ पाएगी? ये निर्भर करेगा कि वो चुनाव किस तरह से लड़ती है, ज़मीन पर संगठन किस तरह से काम करता है और नेतृत्व के रूप में किसको सामने करती है पार्टी। इन दो बातों पर निर्भर करेगा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव का नतीजा क्या होगा। अरविंद केजरीवाल इससे ज़्यादा कमज़ोर अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं थे। तो भाजपा के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति है। क्या भाजपा कर पाएगी? पता नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल की ये जो रेवड़ी बांटने की राजनीति है वो एक बार फिर सफल होगी? अगर सफल होगी, ये जो चलन है ये आगे बढ़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल हार गए तो इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि इस तरह के तरीकों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। लोग भ्रम में आ सकते हैं एक बार दो बार, लेकिन बार बार नहीं। तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव केवल राज्यों की नहीं, देश की राजनीति के बारे में जिस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं और जिन मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं उसके बारे में भी बहुत स्थिति स्पष्ट करने वाला होगा। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। फरवरी में चुनाव होगा, जनवरी में सूचना जारी हो जाएगी और फरवरी में ही नतीजे आ जाएंगे और पता चल जाएगा। तब तक इंतज़ार करते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।